Good morning, students. How are you all? I hope you all are fit and fine and doing science work regularly. Yesterday we discussed about three planets, and name of those planets are Mercury, Venus, and Earth. Today we will discuss about next planet, that is Mars. Mars is known as a red planet. Why it is known as red planet? Because it look like a red. Its surface resemble a cold, high altitude desert. Its atmosphere consists primarily of carbon dioxide with small amount of nitrogen, oxygen, water vapors and other gases. Its surface temperature and surface pressure both are very low. These conditions make it unlikely for water to exist in a liquid state on this planet. And diameter of this planet is more than half of the Earth. Its mass is 1/10 of that of Earth. Mars therefore has a low average density as compared to Earth. Mars has two natural satellites named as Phobos and Deimos. अब क्वेश्चन क्या आता है मार्स में? नेम द प्लैनेट विच इज़ नोन एज रेड प्लैनेट. तो क्या बताओगे? मार्स. उसके बाद कंडीशन कैसी है यहाँ पर मार्स पर? वाटर एग्जिस्ट करता है किसमें? लिक्विड स्टेट में. और मार्स का जो डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर से हाफ से थोड़ा ज़्यादा है. और मास जो है मार्स का अर्थ के मास का 1/10 है. और मार्स की डेंसिटी अर्थ की डेंसिटी से कम है. दो सैटेलाइट हैं इसके, कौन कौन से? फोबोस एंड डिमोस. नासा ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी मार्स की, और उसमें क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? दैट वाटर एंड कुछ लाइफ की पॉसिबिलिटी है वहाँ पर. फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है कि 2020 के बाद में की जाए इस मार्स के ऊपर. नेक्स्ट है जुपिटर. जुपिटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? बृहस्पति. एंड इट इज़ लार्जेस्ट प्लैनेट. नेम द लार्जेस्ट प्लैनेट. लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर. और इसका जो वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम से 1300 टाइम्स ज़्यादा है. कलरफुल बैंड्स दिखाई देते हैं, आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है. कलरफुल बैंड्स हैं यहाँ पर. एंड दे आर बिलीव टू बी ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एटमोस्फेरिक करंट एंड डेंस क्लाउड कवर अराउंड इट. ये बैंड किसकी वजह से हैं? ड्यू टू एटमोस्फियर. जो एटमोस्फेरिक करंट है उस करंट की वजह से यहाँ पर इस तरह के बैंड दिखाई देते हैं. जुपिटर में कौन कौन सी गैसेज हैं? हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस. और मीथेन गैस भी है. मीथेन गैस के साथ साथ कुछ अमोनिया के क्रिस्टल भी प्रेजेंट हैं. जुपिटर के अब तक कितने सैटेलाइट हैं? सैटेलाइट का मतलब मून 67 है. स्टार आपको दिखाई दे रहा है. स्टार का मतलब अभी तक 67 की डिस्कवरी की जा चुकी है. फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है. हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी सैटेलाइट हों जुपिटर के. नेक्स्ट डूइनो में दे रखा है जुपिटर पे डेज बहुत जल्दी बीतते हैं. दे लास्ट जस्ट फॉर 9 hours 50 minutes. वहाँ पर एक दिन जो है वो 9 hours 50 minutes का होता है, जबकि हमारे अर्थ पर कितना होता है? 24 hours का. 9 hours 50 minutes का क्यों है? क्योंकि ये अपनी एक्सिस के अराउंड बहुत जल्दी जल्दी रोटेट करता है. रोटेशन जल्दी होने की वजह से वहाँ पर दिन बहुत छोटा होता है और ईयर जो है वो बहुत लंबा है. 1 जुपिटर ईयर इक्वल टू नियर अबाउट 12 अर्थ ईयर्स. अर्थ पर 12 ईयर्स हो जाते हैं तब जाके जुपिटर पर एक ईयर पूरा होता है, क्योंकि जुपिटर सन के अराउंड रिवॉल्व करने में टाइम ज़्यादा लगाता है और अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में टाइम जल्दी कर लेता है रोटेट. बट फॉर द सन जुपिटर इज़ द बिगेस्ट एंड द हैवीएस्ट मेंबर ऑफ सोलर फैमिली. जुपिटर कैसा मेंबर है? सबसे बड़ा भी है और हैवी भी है. इसका मास जो है अर्थ के मास से डबल से भी ज़्यादा है, 2.5 टाइम्स. बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं सभी प्लैनेट्स का मास मिला करके जुपिटर का मास उनका डबल का भी ज़्यादा, मतलब 2.5 टाइम्स ज़्यादा है बाकी सारे प्लैनेट्स के मास को मिला करके. नेक्स्ट आता है सैटर्न. सैटर्न को हिंदी में क्या बोलते हैं? शनि. ये भी जुपिटर की तरह ही दिखाई देता है मास और इसकी कंपोजिशन जो है. ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है. फर्स्ट नंबर पे सबसे बड़ा प्लैनेट क्या बताया हमने? जुपिटर. सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? सैटर्न है. इट इज़ डिस्टिंग्विश बाय इट्स वेरी यूनिक एंड स्पेशल सिस्टम ऑफ रिंग्स. आपको पिक्चर में रिंग्स दिखाई दे रही हैं. इन रिंग्स की वजह से इसको यूनिक प्लैनेट भी बोला जाता है. ये रिंग्स जो है बड़े ब्यूटीफुल पैटर्न शो करती हैं. एंड
इन रिंग्स को टेलीस्कोप से बड़े इजीली हम देख सकते हैं। सैटर्न के कितने सैटेलाइट हैं? 62। सबसे ज़्यादा किसके बताए? जुपिटर के कितने थे? 67। सैटर्न के 62 हैं, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हों। अभी तक 62 की डिस्कवरी हो चुकी है, इन्वेस्टिगेशन अभी और भी चल रही है, हो सकता है कि 62 से ज़्यादा मून सैटर्न के प्रेजेंट हो। नेक्स्ट प्लैनेट इज यूरेनस एंड दिस इज नोन एज अ जोवियन प्लैनेट। इट इज़ ऑल्सो वेरी लार्ज प्लैनेट, इनफैक्ट इट इज़ अ थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट। थर्ड लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा है? यूरेनस है। इट्स डायमीटर इज़ 4 टाइम्स देन दैट ऑफ अर्थ, और यूरेनस का डायमीटर जो है अर्थ के डायमीटर से 4 टाइम्स ज़्यादा है। दैट मीन्स इट कंटेन्स मैनी एज 64 अर्थ इन इट। अर्थ के डायमीटर से 4 टाइम्स ज़्यादा होने का मतलब दैट मीन्स यूरेनस के अंदर अर्थ जैसे 4 प्लैनेट आ सकते हैं, उसके अंदर इतना ज़्यादा इसका डायमीटर है। इसमें भी कौन सी गैसेज हैं? हाइड्रोजन एंड मीथेन गैसेज। हाइड्रोजन एंड मीथेन गैसेज की वजह से वहाँ पे ठंड होती है। दिस प्लैनेट इज ऑब्जर्व टू हैव ब्लू ग्रीन कलर्स। कलर कैसा है इस प्लैनेट का? ब्लू ग्रीन कलर है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस क्या करती है? ठंडी होती है बहुत ज़्यादा, और इसी वजह से इसका कलर कैसा होता है? ब्लू ग्रीन, जैसे आइस का कलर होता है। इट्स ए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिमेन्स in a 4 decade long period of darkness because of the way the planet rotate। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है वो काफ़ी लंबे टाइम तक डार्क मतलब अंधेरे में ही रहता है, वहाँ तक सनलाइट पहुँचती नहीं है। और अब तक इसके कितने सैटेलाइट डिस्कवर हो चुके हैं? 27 सैटेलाइट्स। नेक्स्ट इज लास्ट प्लैनेट इज नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में क्या बोलते हैं? वरुण। इट इज़ फार अवे फ्रॉम द सन एंड विजिबल थ्रू अ टेलीस्कोप। ये सन से बहुत ज़्यादा दूर है, इसको सिर्फ हम टेलीस्कोप से ही देख सकते हैं। इसका नेम किसके नेम पे रखा गया? रोमन सी गॉड नेपच्यून के नेम पर, जो रोमन समुद्र के देवता हैं उनके नाम पर रखा गया। नेपच्यून के कितने सैटेलाइट हैं? 14 सैटेलाइट हैं, और अभी तक और भी सैटेलाइट की इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वी डोंट हैव मच डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस प्लैनेट, दिस इज़ बिकॉज ऑफ इट्स वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ एज वेल एज फ्रॉम द सन। नेपच्यून की हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई हमें, किस लिए? क्योंकि ये प्लैनेट जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है सन से। ज़्यादा डिस्टेंस पे होने की वजह से हमने अभी तक इसके बारे में इतना ज़्यादा पता नहीं चला, सिर्फ ये पता चला कि इसमें 14 सैटेलाइट हैं जो इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। सैटेलाइट का मतलब 14 मून है इसके। नेक्स्ट है कि सोलर सिस्टम में इन प्लैनेट के अलावा और माइनर में और छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जिनको हम एस्ट्रॉयड्स, मेटेओर्स एंड कॉमेट्स भी बोलते हैं। फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एस्ट्रॉयड्स। एस्ट्रॉयड्स क्या हैं? स्मॉल प्लैनेट हैं एंड दे फॉर्म अ बेल्ट बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर। मार्स और जुपिटर के बीच में ये बेल्ट बनाते हैं। एस्ट्रॉयड का खुद का ऑर्बिट होता है और विच फॉर्मिंग अ बैंड। ये ऑर्बिट में क्या करते हैं? बैंड बनाते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स ने अब तक 500 एस्ट्रॉयड्स को डिस्कवर कर चुके हैं और इनका डायमीटर जो है 48 किलोमीटर और इससे थोड़ा सा ज़्यादा भी होता है। सीरीज़ सबसे बड़ा एस्ट्रॉयड है जो अब तक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है। नेक्स्ट है कॉमेट्स। कॉमेट्स को और क्या बोलते हैं? हेयर स्टार। कॉमेट्स होते क्या एक्चुअल में? ये आइसी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं। आइस मतलब बर्फ़ जैसी होती हैं ये। जैसे ये सन के पास आएंगी तो सन के पास आकर के ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। आइस जो है सन के पास आएगा तो सन की हीट की वजह से ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। गैस रिलीज़ होती है इसमें से और डस्ट, और ये गैस और जो डस्ट है वो हमें अपीयर होती है जैसे एक लाइट की लाइन दिखाई दे रही हो, इल्यूमिनेटेड टेल। टेल मीन्स जो एक लंबी सी लाइन दिखाई दे रही है हमें, इल्यूमिनेटेड मीन्स लाइट। अप्रोक्सीमेटली अब तक जो है 2000 कॉमेट्स हम ईयर में देख पाते हैं। कॉमेट्स विजिबल कब होते हैं? जब वो सन के पास आएंगे। सन के पास आने के बाद विजिबल क्यों होते हैं? क्योंकि जो ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, आइसी क्रिस्टल जो हैं वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। एंड कुछ को बोलते हैं पीरियोडिक कॉमेट्स। पीरियोडिक कॉमेट्स क्या होते हैं? जो फिक्स इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, फिक्स इंटरवल के बाद में हमें दिखाई देते हैं। जैसे हेले कॉमेट है वो 76 ईयर्स के बाद दिखाई देता है। ये क्वेश्चन आ जाता है, नेम द गिव्स एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक कॉमेट्स। तो क्या बताओगे? हेले कॉमेट कितने ईयर्स के बाद दिखता है? 76 ईयर्स के बाद में। लास्ट कब देखा गया था? ये 1986 में। और अब कब देखा जा सकता है? ये 2062 में। 1986 में 76 प्लस करोगे आप 2062 में। दैट्स मीन्स जो हेले कॉमेट है वो हर 76 ईयर्स के बाद हमें विजिबल होता है। नेक्स्ट आता है मेटेओर्स एंड मेट्रॉइड्स। ये भी क्या है? छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड रिवॉल्व करती हैं
और कई बार रिवॉल्व करते हुए अर्थ सरफेस के अंदर भी एंटर कर जाती हैं। लगता कैसे हमें, जैसे फायरबॉल होती है ना, उसकी तरह अपीयर होती हैं। ये फायर की क्यों लगता है कि जैसे आग जल रही हो, क्योंकि जब ये अर्थ सरफेस में एंटर करती है तो फ्रिक्शन की वजह से जब ये मूव करती हैं और मूव करते हुए अर्थ सरफेस पे फ्रिक्शन की वजह से हमें कैसे अपीयर होती हैं, फायरबॉल की तरह अपीयर होंगी। एंड इनको और क्या बोलते हैं हम, शूटिंग और फॉलिंग स्टार्स भी बोलते हैं। देयर आर हाउएवर सम मेटेओर्स दैट आर सो लार्ज दैट अ पार्ट ऑफ दैम इज़ विजिबल टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ। कुछ मेटेओर्स का साइज इतना बड़ा होता है कि वो अर्थ सरफेस में एंटर करते हुए हमें दिखाई देते हैं। इनको क्या बोलते हैं, मेटोइड्स बोलते हैं, जो अर्थ सरफेस में एंटर कर जाते हैं। स्टडी ऑफ मेटोइड्स फाउंड ऑन अर्थ has helped scientists to know more about the nature of the materials from which the celestial bodies have been formed। जो मेटेरॉइड्स अर्थ सरफेस में एंटर करते हैं, साइंटिस्ट के लिए वो हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि साइंटिस्ट उनकी हेल्प से पता लगा पाते हैं कि जो ये बॉडीज़ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं वो किससे बनी हुई है, कौन कौन से मटेरियल से बनी हुई हैं। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट क्या होता है, जो नेचर में अपने आप से, जैसे मून बताया हमने। आर्टिफिशियल क्या होते हैं, मैन मेड, उनको क्या बोलेंगे हम, आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं। मैन मेड सैटेलाइट जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करते हैं उनको क्या बोला हमने, आर्टिफिशियल सैटेलाइट। और आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो अर्थ के पास होंगे, मून तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है, बट जो आर्टिफिशियल मैन मेड सैटेलाइट्स होते हैं उनकी डिस्टेंस कम होती है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट परफॉर्म वेरियस टास्क, बहुत काम करते हैं, जैसे रेडियो में या टेलीफोन टीवी सिग्नल्स को सेंड करने में, या फिर आप लाइव टेलीकास्ट देख पाते हो। वेदर फोरकास्टिंग, मौसम का हमें 2-3 दिन पहले पता लग जाता है कि बारिश होगी, सनी होगा, फोगी होगा। मिलिट्री में, एंड फॉर लोकेटिंग मिनरल रिसोर्सेज, मिनरल्स का पता लगाने के लिए कि अर्थ में कौन कौन से मिनरल्स प्रेजेंट हैं, इन सब के लिए आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो है वो यूज़फुल है। नेक्स्ट है आर्यभट्ट, जो फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट था, लॉन्च किया गया था कब, 1975 में। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, नेम द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च बाय इंडिया एंड व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा, आर्यभट्ट, और कब लॉन्च किया गया था, 1975 में। इसी तरह से कुछ और सैटेलाइट्स दे रखे हैं, भास्कर, रोहिणी, एप्पल, इनसाइट, ये सब सैटेलाइट्स जो हैं इंडिया ने लॉन्च किए थे। सैटेलाइट्स दैट आर बीइंग पुट टू द मैक्सिमम यूज़ आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, दैट अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड विद रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द अर्थ। नाम से क्लियर हो रहा है, जियो, जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी मीन्स फिक्स। ऐसा सैटेलाइट जो हमें लगता है कि अर्थ पर वो फिक्स है, उसको क्या बोलते हैं हम, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। For such satellite, time period of revolution around the earth equal to the time period of rotation of earth around its own axis। That means जो इनका रोटेशन टाइम है वो अर्थ के रोटेशन टाइम के इक्वल है। जैसे अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड रोटेट करने में, एक राउंड लगाने में 24 आवर्स लेती है, उसी तरह से जो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो भी अर्थ के अराउंड रोटेट करने में कितना टाइम लेंगे, 24 आवर्स ही लेते हैं। और ये सैटेलाइट किस काम आते हैं, ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो मतलब जैसे हम रेडियो पे सुन पाते हैं, विजुअल टीवी पे देख पाते हैं, हम कहीं पर भी मैच क्रिकेट चल रहा होता है बट हम उसका लाइव टेलीकास्ट या फिर न्यूज़ का आप लाइव देख पाते हो, किसकी वजह से, ड्यू टू दीज सैटेलाइट्स। दीज सैटेलाइट्स स्टे इन द सेम पोजिशन, ये सेम अपनी पोजिशन पे रहते हैं, और एंड हैंस द ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन डज नॉट लॉस कॉन्टैक्ट विद द रिसीवर। अपने प्लेस पर रहने की वजह से जो रिसीवर हैं, रिसीवर कौन होगा, अर्थ है, अर्थ पर इसकी जो रेज आती हैं और बाकी सारी जगह पर इंफॉर्मेशन को सेंड किया जाता है, तो रिसीवर को कॉन्टैक्ट लॉस नहीं होता, इसलिए क्योंकि सैटेलाइट जो है वो अपने पोजीशन पर फिक्स है। सैटेलाइट हैव revolutionized communication by making worldwide telephone links and live broadcast common occurrence and daily features of our life। सैटेलाइट के बारे में फिर से वही बता रखा है कि वर्ल्ड वाइड, आप पूरे वर्ल्ड में, यूनिवर्स में कहीं भी फ़ोन कर सकते हो, एंड डेली लाइफ से रिलेटेड चाहे न्यूज़ चैनल है या फिर वेदर फोरकास्टिंग है, सैटेलाइट बहुत यूज़फुल हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि सैटेलाइट किस तरह से वर्क करता है, तो जो मैं आपको अब रीड कर रही हूँ ये आपका आंसर है, ध्यान से सुनना। अ सैटेलाइट रिसीव अ माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम अ ग्राउंड स्टेशन ऑन द अर्थ। सबसे पहले क्या करता है सैटेलाइट, अर्थ से सिग्नल को रिसीव करेगा, उसके बाद सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है, एम्पलीफाई मतलब उन सिग्नल्स को साफ करेगा। देयर आफ्टर इट रीट्रांसमिट द सिग्नल्स बैक टू द रिसीविंग स्टेशन। पहले क्या करा, अर्थ से सिग्नल लिए, किसने, सैटेलाइट ने। अर्थ से सिग्नल लेने के बाद में उसको एम्पलीफाई किया, एम्पलीफाई करने के बाद में दोबारा से कहाँ पे भेज रहा है ये सिग्नल्स को, रिसीविंग स्टेशन।
जहाँ स्टेशन होते हैं रिसीविंग, जो रिसीव कर रहे हैं, ले रहे हैं एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब हमारे माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि इतने सारे सैटेलाइट्स हैं तो क्या ये कभी आपस में मिक्स नहीं हो जाते, क्लैश कर जाएं, मतलब कहीं का सिग्नल कहीं पहुंच जाए? ऐसा नहीं होता। रीज़न क्योंकि सारे जो भी सैटेलाइट अब तक बनाए गए हैं उन सबको डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर लगाया गया, मतलब सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। चाहे वो मोबाइल के जो टावर्स हैं उनकी सबकी फ्रीक्वेंसी अलग होगी। फ्रीक्वेंसी अलग होने की वजह से रिसीविंग स्टेशंस पर इजीली सिग्नल्स को रिसीव किया जा सकता है। नेक्स्ट डू यू नो है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मूव इन ऑर्बिट्स पैरेलल टू द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ। सैटेलाइट कैसे मूव करता है? इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द अर्थ के, आपको पता है कि अर्थ के 2 ऑर्बिट हैं, इक्वेटोरियल एंड पोलर, और ये इक्वेटोरियल ऑर्बिट के पैरेलल मूव करता है, मतलब उसी की डायरेक्शन में। जैसे इक्वेटोरियल ऑर्बिट मूव करेगा उसी डायरेक्शन में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट मूव करता है। और हाइट कितनी है, कितनी डिस्टेंस पे लाई करता है? नियर अबाउट 36,000 किलोमीटर। ये सैटेलाइट की डिस्टेंस है फ्रॉम अर्थ। कितनी डिस्टेंस बताई? 36,000 किलोमीटर। वी ऑल्सो हैव आर्टिफिशियल सैटेलाइट दैट मूव इन अ पोलर ऑर्बिट्स, दैट इज ऑर्बिट पासिंग ओवर द पोल ऑफ द अर्थ। सच सैटेलाइट्स आर मच नियर टू द अर्थ। और जो सैटेलाइट पोलर ऑर्बिट पे मूव करते हैं वो क्या है, अर्थ के पास होंगे, एंड दे आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग एंड फॉर रिमोट सेंसिंग पर्पज़। इक्वेटोरियल ऑर्बिट में क्या बताए, ऑडियो विजुअल के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं वो सैटेलाइट कहाँ पर लॉन्च किए गए हैं? इक्वेटोरियल ऑर्बिट के पैरेलल मूव करते हैं। और पोलर ऑर्बिट के पैरेलल जो सैटेलाइट मूव करते हैं वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं? वेदर्स के बारे में एंड रिमोट सेंसिंग पर्पज़। रिमोट सेंसिंग मतलब जो अपने आप से हमें पता लग जाता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये मिशन होता है सोल्जर्स का, उनको पता लगता है कि टेररिस्ट एंटर कर रहा है, तो ये रिमोट सेंसिंग पर्पज़ है, अपने आप से सैटेलाइट देख करके उनको इन्फॉर्मेशन सेंड करता रहता है। लास्ट डू यू नो में गिवन है आपको, वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एक्सीडेंट इन द हिस्ट्री ऑफ स्पेस ट्रैवल हैपेंड ऑन 16 जैन 2003। आप सबको पता है कि 16 जैन 2003 में एक एक्सीडेंट हुआ था, जब कोलंबिया स्पेस से एस्ट्रोनॉट आ रहे थे और वो अर्थ से सिर्फ 62 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही थे। ये सारे एस्ट्रोनॉट जो हैं वो कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर के आए थे और अर्थ से 62 किलोमीटर की डिस्टेंस पर ही उनका जो एस्ट्रोनॉट था क्लैश हो गया था वहाँ पर, जिसमें हमारी इंडिया की भी एक साइंटिस्ट थी, कल्पना चावला। वी सल्यूट ऑल दोज ब्रेव एस्ट्रोनॉट हु गिव अप देयर लाइव्स फॉर द कॉज ऑफ साइंस। हम उन सारे साइंटिस्ट को, एस्ट्रोनॉट्स को सल्यूट करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ की परवाह किए बिना साइंस के लिए, सिर्फ साइंस के मतलब और क्या हम कुछ डिस्कवरी कर सकते हैं उसके लिए उन्होंने अपनी लाइफ दे दी। तो आपका होमवर्क क्या है आज? जितने भी प्लैनेट्स के बारे में हमने किया सारे प्लैनेट्स के बारे में लर्न करना है, एंड एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, इन सबकी डेफिनेशन, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड जो सिग्नल्स के बारे में बताया, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में, एंड हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर यूज्ड इन ट्रांसमिटिंग टीवी प्रोग्राम ओवर लार्ज डिस्टेंस। ये क्वेश्चन भी आपको लर्न करना है। ओके बेटा।